हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, जीके जीएस की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। पूरी 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन लिए हैं जो हर वर्ष एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको मैं नोट करवाऊंगा, उनको आपको नोट करना है। ओके, तो चलिए फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग पेन कॉपी लेके रेडी हो जाएंगे। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सभी लोग देख सकते हैं। तो इस बार सरकारी सीट लेना है तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल एजुकेशन विद साहिल की तरफ से ही देखने को मिलेगी। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। एक बार सभी को गुड मॉर्निंग। फिर से जितने भी लोग क्लास को देख रहे हो सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे ताकि और सारे बच्चे ज्वाइन हो सके हमारी क्लास से, उनको भी हेल्प मिल सके। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। यहाँ पे कुछ राजवंश के नाम दिए गए हैं, जैसे मौर्य वंश हो गया, गुप्त वंश हो गया, कुषाण हो गया, कंड हो गया। तो इसमें प्राचीनतम राजवंश कौन सा है ये आपको बताना है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। बताइए इसमें सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। और बीएड से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें देखिए सबसे जो प्राचीनतम राजवंश है वो है आपका मौर्य वंश। ठीक है, तो पहला का जितने भी लोग यहाँ पे ए जवाब दिए हो उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मौर्य वंश के संस्थापक लिख लीजिए चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। सभी लोग नोट कर लेंगे, ये जो एक्स्ट्रा मैं बताया करता हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और यहाँ पे जैसे गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे। जो भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछा करूं उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दिया करें। ठीक है, तो इसके जो संस्थापक थे कौन थे कमेंट बॉक्स में छाप देंगे सब लोग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चावल निर्यात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। बताइए सब लोग, चावल निर्यात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो इसमें दूसरा स्थान है। ठीक है, पहला चीन का है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट डाल के लिख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो बिहू देखिए असम का जो है प्रसिद्ध त्यौहार है, पोंगल तमिलनाडु का है, वैशाखी पंजाब का है, ओणम आंध्र प्रदेश का नहीं बल्कि जो है ये केरल का है। कहाँ का है? केरल का है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये अब बी वाला आपका जो है सुमेलित नहीं था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सुगौली की संधि जो है किनके बीच हुई थी। सबसे पहले तो पता होना चाहिए सुगौली की संधि जो है कब हुई थी। तो 1816 ईस्वी में हुई थी सुगौली की संधि। तो किनके बीच संपन्न हुई थी सुगौली की संधि ये आपको बताना है। बताइए सब लोग। और इंस्टाग्राम आईडी की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। बीएड से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग इंस्टा पे हमसे बातचीत कर सकते हैं। 4 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सुगौली की संधि 1816 में हुई थी, ये किनके बीच हुई थी। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी। ठीक है, 4 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जनसंख्या वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला तत्व है कौन सा। बताइए सब लोग, जनसंख्या वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला तत्व है खनिज संपदा या जलवायु या मृदा संरचना या प्राकृतिक वनस्पति। और अब आप लोग कम से कम 6 से 7 घंटे पढ़ाई करें तभी आपको सरकारी सीट मिलेगी। जितना भी सिलेबस है पूरा सिलेबस कंप्लीट करिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं अब करवाऊंगा। आज हिंदी की क्लास होगी, टॉपिक वाइज की ज़बरदस्त क्लास होगी, तो बिल्कुल रेडी रहिएगा। ठीक है, अभी लाइट की वजह से नहीं हो पा रहा था काम। चलिए, जनसंख्या वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला तत्व है, ध्यान रखना, जलवायु। ठीक है, 5 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है। और करंट अफेयर की 10 टोटल क्लासेस हो गई हैं। उन क्लासेसों को अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, पूरा कंप्लीट रखिएगा। ठीक है, क्योंकि और अभी जो है करंट अफेयर की क्लासेस होंगी एंड यूपी जीके की क्लासेस होंगी। तो पूरा मतलब जितना भी पिछला हो गया है उसको तैयार रखिए पूरा। विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है कोलकाता में, ध्यान रखना। 6 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए सॉरी रामेश्वरम में है, ये रामेश्वरम में। ठीक है,
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, राष्ट्रपति लोकसभा में अगले भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में मनोनीत कर सकता है? बताइए सब लोग, कितने व्यक्तियों को? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा सभी लोग, कतई जहर वाला प्रश्न है। और जितने भी लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो टोटल 2 व्यक्ति आपका सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए, जैन मतानुसार उनके अंतिम से एक पहले तीर्थंकर कौन थे? यानी कि टोटल जो है जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे, तो यहाँ पे 23वां पूछा जा रहा है। तो 23वें तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के, ये आपको बताने हैं। तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे वो थे पार्श्वनाथ, ध्यान रखना, ठीक है। और ऋषभ देव ये जो हैं जैन धर्म के संस्थापक और पहले तीर्थंकर थे, ध्यान रखना, पॉइंट नोट कर लीजिएगा। जैन धर्म के संस्थापक एवं जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे, और पार्श्वनाथ 23वें थे, और 24वें जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी जी थे। ये तीनों पॉइंट नोट कर लीजिएगा। 8वां का जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है कौन सी? यानी कि कपिल मुनि जो है किस दर्शन के प्रतिपादक हैं, ये आपको बताना है। तो शाक्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि है। 9 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और भी क्लासेस जाके देखिए, ज़बरदस्त क्लासेस हो चुकी हैं, जितनी भी क्लासेस हुई हैं। चलिए, निम्नलिखित देशों में से जो है किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? तो वो है सिंगापुर। सिंगापुर में तमिल एक जो है प्रमुख भाषा है। 10 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, एलोरा स्थित कैलाश मंदिर के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी को भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एलोरा स्थित कैलाश मंदिर के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है राष्ट्रकूटों को। किसको जाता है? राष्ट्रकूटों को जाता है। 11 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? 12 का जवाब दें सब लोग। भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है अवमूल्यन। क्या है? अवमूल्यन। ये कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा। 12 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन में मैं स्टार लगाता हूँ, इंपॉर्टेंट लिखता हूँ, उन प्रश्नों को तो बिल्कुल आपको छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। चलिए, और जब भी आप लोग मेरी कोई भी क्लास देखा करें, किसी भी सब्जेक्ट की क्लास देखा करें, तो आप लोग अपने पास हमेशा पेन कॉपी ज़रूर रखा करें, ऐसे क्वेश्चंस को नोट कर लिया करें और रिवीजन आप लोग करते रहिए, ठीक है। चलिए, मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो ये है जहांगीर के शासन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 13 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? देखिए, इसमें ऑप्शन कहीं अगर 385 है तो 385 टिक कर देना, 386 है तो 386, कहीं कहीं 390 भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो वो ऑप्शन के ऊपर है और रहेगा एक ही ऑप्शन। तो यहाँ पे 385 है तो 385 हम टिक कर देंगे, तो 14 का जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, दांडी यात्रा की जो है शुरुआत कब हुई थी? 12 मार्च 1930 को दांडी मार्चा की शुरुआत हुई थी, याद रखना, दांडी यात्रा की शुरुआत, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो ध्यान रखना, रॉलेट एक्ट को काला कानून कहे थे गांधी जी। अच्छा, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? नोट कर लीजिए, 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, ठीक है। और हंटर आयोग क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? 13 अप्रैल 1919। इसी की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। समझ में आया भाई इतना? हंटर आयोग क्या है? जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसी की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपके बन गए, ओके। तो 15 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? कतई जहर वाला प्रश्न है। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? बताने का प्रयास करेंगे सब लोग।
आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। गुड मॉर्निंग भाई सभी को, गुड मॉर्निंग। वीडियो में लाइक अभी बहुत कम है, लाइक फटाफट वीडियो को लाइक करो सभी लोग। तो वो थे दादा भाई नौरोजी। ओके 16 का जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। दादा भाई नौरोजी और किस नाम से जाने जाते हैं? द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। किस नाम से जाने जाते हैं? द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। नोट कर लीजिए, नोट करना है तो द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं दादा भाई नौरोजी। ठीक है, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं दादा भाई नौरोजी। चलिए, विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयरों और बॉन्डों की खरीद कहलाती है, क्या कहलाती है बताएं सब लोग? तो वह कहलाती है पोर्टफोलियो निवेश। 17 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही इस क्लास में हम लोग बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु प्रकाशन की बुक। आप लोग इस बुक का कवर पेज देख सकते हैं। कला वर्ग से हैं तो आप लोग चक्षु प्रकाशन की बुक ले सकते हैं, इस बुक का कवर पेज देख सकते हैं। इस बुक में आपको 27 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। 6 सॉल्व पेपर आपको 17 से 22 तक के देखने को मिल जाएंगे। पूरा थ्योरी वाइज इस बुक में दिया गया है। नवीनतम पाठ्यक्रम एवं परीक्षा पद्धति पर आधारित यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है। यहाँ पे देख सकते हैं SRR पब्लिकेशन की बुक है। नीचे देख सकते हैं एग्जाम पैटर्न दिया गया है इस बुक में, एंड यहाँ पे इसकी विषय सूची देख सकते हैं। ठीक है, और विविध में ज़्यादा से ज़्यादा आपको फोकस करना है, ये विविध के टॉपिक्स देख सकते हैं। एंड यहाँ पे नीचे देख सकते हैं पूरा सिलेबस कंप्लीट किया गया है इस बुक में। यहाँ पे 22 का पेपर भी लगाया गया है। हर क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको इस चक्षु प्रकाशन की बुक में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बुक है, आप लोग चक्षु प्रकाशन की बुक से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। गाइड के अलावा चक्षु प्रकाशन की बीएड एंट्रेंस एग्जाम की जो है प्रैक्टिस सेट की बुक भी आती है, तो अपनी और भी ज़बरदस्त तैयारी के लिए इनकी प्रैक्टिस सेट की बुक ले सकते हैं। प्रैक्टिस सेट की बुक में 3900 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 सॉल्व पेपर, 15 प्रैक्टिस सेट आपको अलग से देखने को मिलेंगे। तो दोनों पुस्तकों की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। ऑफलाइन हर मार्केट पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगी, ऑनलाइन भी आप लोग इसे ले सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयरों और बॉन्डों की खरीद कहलाती है क्या? पोर्टफोलियो निवेश कहलाती है। ठीक है, चलिए, बीटी बीज का संबंध है किससे? 18 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कतई जहर वाला प्रश्न है, कई बार एग्जाम में यह प्रश्न रिपीट हो चुका है। तो बीटी बीज का संबंध है कपास से, और कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी के नाम से जिसे जाना जाता है। ठीक है, चलिए, कल ही बताया था मैं। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है कहाँ? देखिए, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, इनसे प्रश्न आते हैं। जैसे WHO हो गया, WTO हो गया, नाटो हो गया, ठीक है, ब्रिक्स हो गया, और ये मैं पहले की क्लास में करवा चुका हूँ, फिर करवा दूंगा, डोंट वेरी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है, तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का जो मुख्यालय है, ध्यान रखना, ये है वियना में। ठीक है, और किसका मुख्यालय वियना में है? ओपेक का है। कहाँ पे? ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे है? वियना में है। ठीक है, और जेनेवा में किसका मुख्यालय है? WTA और WHO का मुख्यालय है। ठीक है, जेनेवा में WHO और WTO का मुख्यालय है। वंशीगठन में किसका मुख्यालय है? IMF का मुख्यालय है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं? रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं? वीडियो को लाइक कर दो सभी लोग यार, वीडियो को लाइक नहीं करते हो। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूं तो लाइक करने में क्या जाता है, तो लाइक कर दिया करो। तो रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो इसमें कपास, सन, जूट, ये सब रेशा फसलें हैं। ठीक है, पवन वेग निम्नलिखित में से संबंधित है किससे? पवन वेग निम्नलिखित में से संबंधित है किससे? दाब प्रवणता से संबंधित है पवन वेग। ठीक है, 21 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और क्लास के बारे में एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर किया करें, कैसी लगती है हमारी क्लास। ठीक है, और अभी तो ये क्लास कुछ भी नहीं है, अभी तो रामबाण क्लासेस आनी बाकी हैं, रामबाण प्रश्न करवाना बाकी हैं। ठीक है, चलिए, यदि अखिल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त ना हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है, किसके द्वारा? प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, या संसद के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। 22 को जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं।
तो 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है, ध्यान रखना, राष्ट्रपति के द्वारा। इस समय भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए नागरिकों को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? तो देखिए, वो चाहे राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, उपराष्ट्रपति हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए। ठीक है, इस चुनाव के लिए 23 का जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? 24 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कतई जहर वाला प्रश्न है, स्टार लगा लीजिएगा। तो किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? तो ये कहा गया था अरस्तु के द्वारा। ठीक है, 24 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये एक और कहे थे कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, ये भी अरस्तु कहे थे। ठीक है, चलिए, संसद सदस्य संसद में, प्रश्न क्या है? संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गवा देगा यदि वह सत्रों से निरंतर अनुपस्थित रहे। कितने दिनों तक अनुपस्थित रहे तो वो अपनी जो है सदस्यता गवा देगा? 45 दिनों तक, 60 दिनों तक, या 90 दिनों तक, या 365 दिनों तक? तो संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गंवा देगा यदि वह 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो। ठीक है, 25 का जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित हैं किसमें? भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित हैं किसमें? तो ये हैं केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों में। ठीक है, 26 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? यानी कि इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। ठीक है, सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिए थे, ध्यान रखना। ठीक है, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। प्रथम गैर कांग्रेसी जो है प्रधानमंत्री कौन बने थे? प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। ठीक है, तो 28 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास, या राष्ट्रपति के पास, या प्रधानमंत्री के पास, या नौकरशाही के पास? तो ये होती है, ध्यान रखना, प्रधानमंत्री के पास, भारत के प्रधानमंत्री के पास होती है। तो 29 का जितने भी लोग यहाँ पे बी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु होती है। देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो 65 वर्ष याद रखना है। ठीक है, अगर हाई कोर्ट की बात करें तो 62 वर्ष आपको याद रखना है। ठीक है, ये सेवानिवृत्ति की आयु है। सुप्रीम कोर्ट 65 वर्ष और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी 62 वर्ष होती है आयु। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे तैयार हो गए। अब आप लोगों से प्रश्न है कि इस समय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे, और कौन से नंबर के हैं, 49वें या 50वें, ये भी आप लोग बताइएगा। चलिए, अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? बताइए, किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में? तो ये किया गया है कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। ठीक है, 31 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, किस सिख गुरु ने हरमंदिर साहिब की स्थापना की थी? गुरु अर्जुन देव। ये सिख के जो है 5वें गुरु थे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, 5वें गुरु थे सिख के, एंड पहले गुरु नानक देव थे, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, सहारा प्रदेश में धूल दानव है, सहारा प्रदेश में धूल दानव है, प्रातःकाल चलने वाली तीव्र आंधी, यही है धूल दानव। ठीक है, 33 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, चूना पत्थर का कायांत्रित रूप है कौन सा? चूना पत्थर का कायांत्रित रूप है, तो चूना पत्थर का कायांत्रित रूप है संगमरमर। 34 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, विश्व में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन किस देश में होता है? सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है ये, उत्पादक से प्रश्न आते हैं। तो कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन किस देश में होता है? ये होता है ब्राज़ील में। 35 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अवमूल्यन के उद्देश्य की ओर संकेत करता है, अवमूल्यन के उद्देश्य की ओर संकेत करता है निर्यात प्रोत्साहन की ओर। ठीक है, 36 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम स्थित कहाँ? स्टार लगा के नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम स्थित है मुंबई में। 37 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है?
तो ये स्थित है वाराणसी में, ध्यान रखना। 38 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है आपका एशिया महाद्वीप। 39 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबसे छोटा पूछे तो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। चलिए, फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है, फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है, बताइए सब लोग। 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक बार भाई सभी को गुड मॉर्निंग, वीडियो को लाइक कर दो सब लोग, फटाफट वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है, ये कोलकाता में है। 40 का जितने भी लोग यहाँ पे सी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, प्रकाश वोल्टी सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है, विद्युत ऊर्जा का, यांत्रिक ऊर्जा का, ऊष्मीय ऊर्जा का या प्रकाशीय ऊर्जा का। तो किसका उत्पादन होता है, 41 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो प्रकाश वोल्टी सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। 41 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। और अब भाई लगभग मान के चलिए 1 ही महीने आपके पास समय है, 24 अप्रैल को ही आपका एग्ज़ाम होगा। तो जितनी भी मेरी क्लासेस होती हैं पूरी क्लासेस को देखना है, चाहे जितनी मिनट की क्लास हो पूरी क्लास देखना है अब आपको, ठीक है। अभी जो हिंदी की क्लास आएगी वो भी बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होगी अपने आप में। तो ट्रांस एस्टरीफिकेशन आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा, यही प्रक्रिया अपनाई जाती है, ठीक है। अमोनिया का वह गुण कौन सा है, अमोनिया का एक गुण कौन सा है, इसके जली विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है, यही एक गुण है अमोनिया का, ठीक है। डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है, उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है। तो वो है आपका मॉडेम, ठीक है। 44 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिल का दौरा किस कारण से होता है, दिल का दौरा किस कारण से होता है, 45 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। वीडियो को लाइक करो फटाफट, बहुत कम लाइक है अभी, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। दिल का दौरा किस कारण से होता है, हार्ट अटैक जिसे बोलते हैं, ये हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी से होता है दिल का दौरा, ठीक है। चलिए, इसमें विषम कौन सा है बताइए, इसमें बूझा चूना आपका विषम है, ठीक है। चलिए, जैव निम्नीकृत अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है, बताइए किसकी सहायता से रूपांतरित किया जा सकता है, न्यूक्लिक प्रोटीन की सहायता से, ठीक है। चलिए, बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है, कैल्शियम, सीसा, क्रोमियम, तांबा। तो सीसा जो है बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित कर देता है। किसी प्रोग्राम में बग क्या है, बग, तो बग एरर है, गलती है। 49 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है इस क्लास का कि कास्ट स्पिरिट क्या होती है, मेथिल एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल या प्रोपिल एल्कोहल। तो कास्ट स्पिरिट क्या होती है, ध्यान रखना ये मेथिल एल्कोहल होती है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जीके जैसी स्पेशल क्लास, ठीक है। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बताया हूँ उन प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और 50 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर भी जरूर बताइएगा, ठीक है। और ऐसे ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन विद साहिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। कुछ भी डाउट्स वगैरह रह गया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास 1:30 बजे वाली, उस क्लास को जरूर देखिएगा, हिंदी की बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।